हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन्वेस्ट चेतना एकेडमी। मेरा नाम है वेदांत उपाध्याय और आज हम एक न्यू एज लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के एवोल्यूशन से। कंपनी एक करंटली इंडिया की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है। कंपनी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स प्लेयर्स को, डायरेक्ट टू कंज्यूमर रिटेलर्स को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और ऐसी कंपनीज को जो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब लॉजिस्टिक्स के थ्रू यहाँ से वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के एवोल्यूशन से। कंपनी ने अपने बिजनेस एक्सप्रेस पार्सल में, जो कि ई कॉमर्स कंपनीज के लिए होता है, वो 2011 में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी नई चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन किया है, जैसे कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ई कॉमर्स प्लेयर्स। 2016 में कंपनी ने पार्ट ट्रक लोड सर्विसेज में अपने कदम रखे थे। फिर उसके बाद कंपनी ने पार्ट ट्रक लोड में ही 2021 में एक स्पॉट ऑन करके कंपनी है, उसको एक्वायर किया था और 2022 में कंपनी ने अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया था। तो बात करते हैं हम इंडिया के लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप की। करेंटली इंडिया में मेजर जो लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम प्लेयर्स हैं। इंडिया में 4 तरीके के लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स हैं, जो कि डोमेस्टिक में या तो क्रॉस बॉर्डर में, वेयर हाउसिंग में कुछ लोग हैं और कुछ लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग है एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन है। उसमें भी ट्रक लोड होता है, फुल ट्रक लोड, पार्ट ट्रक लोड एंड एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी होता है। एक्सप्रेस पार्सल में B2C ई कॉमर्स डिलीवरी आती है, B2C हाइपर लोकल आती है जिसमें कि ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्लेयर्स हैं, और कस्टमर टू कस्टमर आता है जिसमें कि DTDC जैसे प्लेयर्स हैं जो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक अपने पार्सल भिजवाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एक डेरिवेटिव इंडस्ट्री है। दूसरी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है उसका बहुत बड़ा फैक्टर इस इंडस्ट्री पे प्ले होता है। सबसे पहली बात करें अगर तो जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फिर कंज्यूमर इनकम, पर कैपिटा जीडीपी ऑफ द कंट्री, ई कॉमर्स जो कि आज की तारीख में बहुत मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू प्ले करता है लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए। तो ई कॉमर्स कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप लॉजिस्टिक्स प्लेस पे आता है। फिर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है एक कंट्री में, उनका रोड नेटवर्क, वेयर हाउसिंग नेटवर्क, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, जीएसटी, ये सब चीज़ों से काफ़ी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ता है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री कई सारे चैलेंजेस से भी फेस करती है। उनमें से कुछ हैं जैसे कि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, ट्रक ड्राइवर शॉर्टेजेस, रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सपोज आपको रिमोट एरियाज में डिलीवरी करनी है तो उसके लिए एक बड़ी कंपनी के लिए बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे अपने लोकल नेटवर्क सेटअप करना। अब बात करते हैं कि डिलीवरी का जो फर्स्ट पॉइंट है जो उसे डिफरेंशिएट करता है दूसरे लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स से, वो है उसका नेटवर्क। डिलीवरी एक पॉइंट टू पॉइंट या मेश नेटवर्क पे काम करता है, जबकि बाकी दूसरे प्लेयर एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं। हब एंड स्पोक में एक मेजर हब होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पे हर जगह से डिलीवरीज इकट्ठी होती हैं, वहां से डिलीवरी सॉर्ट होती हैं और फिर अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती हैं। वहीं पॉइंट टू पॉइंट या मेश नेटवर्क जो कि डिलीवरी फॉलो करता है, उसमें डिफरेंस ये आता है कि एक कोई स्पेसिफिक हब नहीं होता है। हर एक जो पॉइंट है वो एक हब और स्पोक की तरह फंक्शन कर सकता है। इस नेटवर्क में ओवरऑल टच पॉइंट्स कम हो जाते हैं कंपनी के लिए। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस और डायनामिक शिपमेंट रूट्स बना सकती है कंपनी फॉर फास्टर डिलीवरीज। अगर हब एंड स्पोक मॉडल पे आप काम करते हैं तो आपके शिपमेंट रूट्स फिक्स हो जाते हैं। अगर कोई डिलीवरी फास्टर तरीके से पहुंच सकती है तो वो नहीं पहुंच सकती है हब एंड स्पोक में। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में एक हायर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कौन सा पार्सल कितनी जल्दी से पहुंचना चाहिए और किस पाथ के थ्रू पहुंचना चाहिए, इस पे टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करती है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर जो कि है डिलीवरी का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसे दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनीज से स्टैंड आउट करवाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का टेक्नोलॉजी 3 लेवल पे डिवाइडेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे, टेक्नोलॉजी लेयर पे एंड एप्लीकेशन लेयर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे डेटा कलेक्ट होता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वेयर हाउसेज, ड्राइवर पार्टनर्स, फ्लीट्स, यहाँ से डेटा कलेक्ट होता है।
टेक्नोलॉजी लेयर पे कंपनी ऑर्डर मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट ये सब प्लान कर सकती है। और एप्लीकेशन लेयर पे, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, कंपनी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिससे वो थर्ड पार्टी प्लेयर्स को ये आउटसोर्स कर सकती है, जो कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं? कंपनी ये अपना टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से एक रूट कंसोलिडेशन कर सकती है, डिमांड फोरकास्ट कर सकती है, उसे मैच कर सकती है, सप्लाई को ऑप्टिमाइज कर सकती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रूट सिलेक्शन। कंपनी के इस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा उसे अपने ट्रक यूटिलाइजेशन पे होने वाला है। एक सब लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ट्रक एक बार एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन पहुंच गया, वहां से उसको रिटर्न जर्नी मोस्ट प्रोबेबली एम्प्टी करनी पड़ती है, एम्प्टी ट्रक्स की करनी पड़ती है। तो कंपनी अपने मेश नेटवर्क को यूज़ करके और अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके एम्प्टी ट्रक्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। अब बात करते हैं डिलीवरी के नेटवर्क एंड ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कंपनी एक असेट लाइट मॉडल में ऑपरेट करती है, जिसमें वो वेयर हाउसेज और ट्रक्स ये सब ओन नहीं करती है, ये सब चीज़ें वो लीज पे लेती है। दे जस्ट मैनेज थ्रू देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो पिंक कलर में है वो कंपनी थर्ड पार्टी ओन्ड है, और जो ग्रे कलर में है वो भी थर्ड पार्टी ओन्ड है, बट दे आर मैनेज्ड बाय डिलीवरी। जैसे कि ट्रक्स होते हैं, ये थर्ड पार्टी ओन्ड होते हैं, कंपनी सिर्फ वेयर हाउसेज मैनेज करती है। सेकेंडली, कंपनी ने एक एप्लीकेशन ओरायन करके डेवलप किया है, जो कि उन्हें ट्रक्स और सप्लाई दोनों को मैच करने में हेल्प करता है। जैसे कि कंपनी को कभी भी कहीं से यहाँ से वहाँ डिलीवरी पहुँचानी है, वहाँ के लिए जो भी ट्रकर्स अवेलेबल हैं वो ओरायन पे लिस्टेड होते हैं, और जिनको सामान अपना वहाँ कहीं पहुँचाना है वो उनसे टाइप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, FY19 से FY24 में कंपनी ने काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ शो करी है। FY19 में जो कि फुल ट्रकलोड का बिजनेस है, जो कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था कंपनी के लिए, वो आज की तारीख में 7% रेवेन्यू शेयर कंपनी को दे रहा है। एक्सप्रेस पार्सल की अगर बात करें, जो कि FY19 में 83% कंट्रीब्यूट करता था, उसका शेयर कम हुआ है, 62% हो गया है। ये दिखाता है कि कंपनी दूसरे सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रही है। उसके बाद आते हैं जो सबसे बड़ा फायदा कंपनी को मिलने वाला है और कंपनी का फोकस रहने वाला है, वो है पार्ट ट्रकलोड बिजनेस, जिसका भी रेवेन्यू शेयर 8% से 19% हो गया है FY24 में। उसके बाद बात करें अगर सप्लाई चेन सर्विसेज की, तो अभी काफ़ी कम शेयर है सप्लाई चेन सर्विसेज का, बट कंपनी आगे अब समझेंगे, कंपनी इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद करती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स के। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, लॉजिस्टिक्स कंपनी बहुत एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आज की तारीख में, और जो सबसे बड़ा ग्रोथ कंट्रीब्यूटर होने वाला है लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के लिए, वो ये शिफ्ट जो कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ होने वाला है, इसका रहेगा। तो आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, और वो भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स दो तरीके से होता है, एक तो कैप्टिव और एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। कैप्टिव होता है कि सपोज अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये इनके इन हाउस लॉजिस्टिक्स के थ्रू आप तक सामान पहुंचवाते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जैसे डिलीवरी, ई कॉम एक्सप्रेस या ब्लू डार्ट, ये थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं जो ई कॉमर्स से आपके पार्सल आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 24 से 26% CAGR ग्रोथ फॉर टिल FY29 इज एक्सपेक्टेड इन थर्ड पार्टी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स। सेकेंडली, अगर पार्ट ट्रकलोड सेगमेंट की बात करें, तो वहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो कि काफ़ी इनएफिशिएंट हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी एक्सपेक्टेड है इंक्रीज होना टू 30 to 32% ऑफ द ओवरऑल पार्ट ट्रकलोड इंडस्ट्री। और अगर CAGR ग्रोथ की बात करें, तो organized players are expected to grow by 20% till FY26। और डिलीवरी ने स्पॉट ऑन का जो 2021 में एक्विजिशन किया था, वो स्पॉट ऑन पार्ट ट्रकलोड सेगमेंट में ही काम करती थी, जिसके एक्विजिशन और उसके इंटीग्रेशन के बाद कंपनी को फ्यूचर में काफ़ी अच्छी सिनर्जीज एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेगमेंट्स की जो डिलीवरी फ्यूचर में एक्सपेक्ट करती है यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना, और यहाँ पे क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले बात करें अगर, तो हाइपर लोकल स्टोरेज सॉल्यूशंस, जो कि क्विक कॉमर्स प्लेयर जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो, इनके लिए कंपनी वेयर हाउसेज और मदर हब सेटअप करने का प्लान कर रही है। कंपनी का ऐसा मानना है कि हर एक क्विक कॉमर्स प्लेयर को अपना वेयर हाउस रखना
इज नॉट नेसेसरी इन द फ्यूचर। तो कंपनी अपने वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेयर्स को हेल्प करने की कोशिश करेगी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, FY24 से FY29 के बीच में इन वेयरहाउसेज मैनेजमेंट सिस्टम का जो ग्रोथ है वो 47% एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली अगर B2C ई कॉमर्स वेयरहाउसिंग की बात करें, जो कि अदर देन क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के लिए होता है, वहां पे भी 22% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें कि जो थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं उनका 24 से 29% CAGR रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है। अब कंपनी के अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सप्रेस पार्सल, जो कि ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए होता है, तो अगर पिछले 5 साल के वॉल्यूम फिगर्स हम देखें इस चार्ट से, तो 38% कंपनी ने हिस्टोरिकली वॉल्यूम ग्रोथ शो करी है। हालांकि कुछ रीसेंट ईयर्स में ग्रोथ स्लगिश हो गई है। इसका कारण एक जो साइक्लिक इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है इंडिया में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब अगर बात करें कंपनी के पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट की, तो वहां पे आप देख सकते हैं FY22 से FY23 में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका कारण रहा है कि कंपनी ने 2021 में एक स्पॉट ऑन कंपनी एक्वायर करी थी, जो कि पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट में थी। इस एक्विजिशन और इसके इंटीग्रेशन के बाद डिलीवरी को काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी, जिस कारण से वो उन्होंने अपने जो अग्रीमेंट्स थे कस्टमर्स से वो फुलफिल करने में समस्या गई थी। इस कारण से वॉल्यूम गिर गई थी। हालांकि कंपनी का उसके बाद बोलना है कि स्टिल 90% ऑफ द कस्टमर्स जो स्पॉट ऑन के थे वो स्टिल ऑन बोर्ड हैं, और अभी भी कंपनी हालांकि अपने FY22 के लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, बट डेफिनेटली उसके बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है सेगमेंट में। तो अब एनुअल नंबर्स के बाद हम आते हैं क्वार्टरली नंबर्स पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस पार्सल में हिस्टोरिकली अगर देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है कंपनी ने, बट रिसेंटली जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, साइक्लिक इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण और ई कॉमर्स बिजनेस में स्लोडाउन के कारण नंबर्स में जो ग्रोथ दिख रही है वो काफ़ी कम होती हुई दिखी है। कंपनी में इसका कहना है कि एक्सप्रेस पार्सल का बिजनेस एक तो थोड़ा साइक्लिक भी होता है, जब ई कॉमर्स में फेस्टिव सीजन के समय ज़्यादा सेल्स होती है तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स नंबर्स भी ज़्यादा अच्छे ग्रोथ दिखाती है। उसके अलावा अगर पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट की बात करें तो सिमिलर थीम पे एक्सप्रेस पार्सल की जैसी थीम पे उनके भी नंबर्स रहे हैं, बट मैनेजमेंट अगेन, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो एक्सप्रेस पार्सल और पार्ट ट्रक लोड का दोनों का शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कंपनी को वो सिनर्जी बेनिफिट्स आगे जाके ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपनी की क्वार्टरली रेवेन्यूज की सेगमेंट वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम नंबर्स का ग्रोथ रेट काफ़ी म्यूटेड रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो डेफिनेटली वो चीज़ रेवेन्यू में भी दिखती है। बट अगर मार्जिन्स की बात करें, बिकॉज कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली EBITDA पे ब्रेक इवन अचीव किया है, बट अगर मार्जिन्स की हम सेगमेंट वाइज बात करें, एक्सप्रेस पार्सल्स में कंपनी करेंटली 15% EBITDA मार्जिन्स पे काम कर रही है, और लॉन्ग टर्म कंपनी का गाइडेंस है कि 17 से 18% वो अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। वहीं पार्ट ट्रक लोड की अगर बात करें तो वो अभी 3% EBITDA मार्जिन्स पे आ गई है, जो कि Q3 FY23 में -18% हुआ करता था। तो यहाँ कंपनी ने जो एफिशिएंसीज लाई हैं अपने बिजनेस में, पार्ट ट्रक लोड के सेगमेंट के बिजनेस में, तो वो मार्जिन्स में काफ़ी अच्छी बेहतर दिखाई दे रही हैं। वहीं सप्लाई चेन सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे भी 6 to 8% कंपनी की तरफ से गाइडेंस है कि फ्यूचर में दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ सर्विस EBITDA मार्जिन्स। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल एनुअल फिगर्स की, सेल्स के। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, जो वॉल्यूम ग्रोथ थी कंपनी की पिछले 5 सालों की 38% की, उसी लेवल पे उनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाई देती है। जो महत्वपूर्ण बात है देखने की वो ये है कि जो सर्विस EBITDA है, सर्विस EBITDA एक तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो नॉर्मल बिजनेस में जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस बेस्ड बिजनेस जो होते हैं वहां पे उनको सर्विस EBITDA बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है वो किस तरीके से कंपनी का ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होता दिख रहा है। हालांकि FY23 में वो कम हुआ है, जैसे कि हमने पहले बात किया था, स्पॉट ऑन के एक्विजिशन के बाद कंपनी को काफी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी थी। वो इंप्रूवमेंट कंपनी ने अगले साल में दिखाया है और उनकी सर्विस EBITDA मार्जिन काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर एडजस्टेड EBITDA की बात करें, अब एडजस्टेड EBITDA क्या होता है, दिस फिगर इज बिफोर डिडक्टिंग नॉन कैश आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक कंपनी
कि ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं उसको दिखलाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कि रेड फिगर्स में है, तो कंपनी EBITDA FY24 में पॉजिटिव हुई है और यहाँ से कंपनी के गाइडेंस है कि दे विल बी एबल टू इम्प्रूव इट मच फर्दर। अब एक इंडस्ट्री कंपैरिजन की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले सेगमेंट्स अगर देखें तो डिलीवरी जितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस अभी तक लॉजिस्टिक्स स्पेस में किसी का भी नहीं है। अगर हम एक्सप्रेस पार्सल जो कि ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वहाँ ब्लू डार्ट है, ई कॉम है। उसके अलावा अगर ट्रकलोड की बात करते हैं तो वहाँ पे TCI एक्सप्रेस, VRL लॉजिस्टिक्स है। डिलीवरी के हर तरीके के सेगमेंट्स में कवर करता है अपने आप को। पिन कोड रीच की बात करें तो डिलीवरी का काफी अच्छा रीच है पिन कोड का। यहाँ पे आप देखेंगे सारे कंपनीज एक्चुअली सारे फिगर्स डिस्क्लोज नहीं करती है, तो किसी कंपनी के कुछ कुछ फिगर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। फ्लीट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिलीवरी के पास ट्रक्स एंड ट्रॉलीज हैं, और बिकॉज असेट लाइट मॉडल है तो दे डोंट इवन ओन दोज ट्रक्स, दे आर ऑन लीज। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें, सेंटर्स जो ऑपरेट होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लॉजिस्टिक्स में गेम फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जाने का है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा फ्लीट है, और वो भी उनके खुद के बैलेंस शीट पे नहीं है ये सब चीज़ें, उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा वॉल्यूम गेम करने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो एम्प्लॉयज़ हायर करती है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। वॉल्यूम्स का हम आगे जाके अच्छे से और बाइफरकेशन देखते हैं। अब इंडस्ट्री कंपैरिजन में वॉल्यूम कंपैरिजन के लिए अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रकलोड सेगमेंट पे। तो यहाँ पे मेनली इंडिया में 3 प्लेयर्स हैं, एक तो डिलीवरी है, VRL लॉजिस्टिक्स है एंड TCI लॉजिस्टिक्स है। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं ग्रोथ फिगर्स में तो सबसे अच्छा ग्रोथ डिलीवरी ने ही दिखाया है, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 2023 बिकॉज ऑफ स्पॉटन एक्विजिशंस। उसके अलावा अगर EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी ने 2019 से 2024 में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। सेकेंडली अगर अब ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनीज के जो एक्सप्रेस पार्सल में है उनके कंपैरिजन की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे एक तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन है जो कि कैप्टिव प्लेयर्स हैं। उसके बाद ई कॉम है, इनका IPO कुछ ही समय में आने वाला है। एक्सप्रेस बीजेस जो थोड़ा एक लोकल प्लेयर है। तो इनका अगर कंपैरिजन देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ में यहाँ पे भी डिलीवरी ने काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 में ग्रोथ फिगर्स कम हुए हैं, बट स्टिल दे आर बेटर अमंग द पीयर्स। और वहीं अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट और ई कॉम की, ई कॉम एक प्योर एक्सप्रेस पार्सल इन ई कॉमर्स बिजनेस का प्लेयर है, के बावजूद उनके वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हुए दिखे हैं। फ्लिपकार्ट के तो इवन नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। और इसी के साथ अगर प्रॉफिट बिफोर मार्जिन्स भी कंपेयर किया जाए उन कंपनियों का, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, मोर और लेस यहाँ पे सभी प्रॉफिट बिफोर मार्जिन्स में नेगेटिव हैं, बट ई कॉम और फ्लिपकार्ट ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस यहाँ पे रजिस्टर किए हैं इन रिस्पेक्ट टू डिलीवरी। तो यहाँ पे भी वो एक एज, जो कि एक टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट का जो एक एज है डिलीवरी का, वो यहाँ पे आपको अच्छे से देखने मिलता है इन फिगर्स से। अब बात करते हैं कि वाई डिलीवरी इज स्टिल लॉस मेकिंग। कंपनी को काफ़ी साल हो गए हैं अब लिस्ट हुए हुए, और एक बार अगर आप वॉल्यूम और एक्सपांशन पे आप फोकस करते हैं, उसके बाद आपको इफ़ यू आर अ लिस्टेड प्लेयर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफ़ी फोकस अपना दिखाना पड़ता है। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि कहाँ क्या ऐसे सेगमेंट्स में खर्चे हो रहे हैं डिलीवरी के जिसकी वजह से वो स्टिल लॉस मेकिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो फ्रेट हैंडलिंग एंड सर्विसिंग कॉस्ट होती है, ये सबसे मेन कॉस्ट होती है लॉजिस्टिक्स में। ये कंपनी की FY21 में 76% थी, जो FY24 में 73% पे आ गई है। और ये ओवर द ईयर्स कम होती भी हमको ट्रेंड दिख रहा है कम होता हुआ। लाइन हॉल एक्सपेंसेस की अगर बात करें, लाइन हॉल एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को एक जगह से खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान जा रहा है, सपोज एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस गया, जहाँ जिस वेयर हाउस से सबसे पहले सॉर्ट हुआ फिर एक डेस्टिनेशन वेयर हाउस पे गया होगा, तो ये इंटरनल लाइन हॉल एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के। यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी एफिशिएंटली अपने एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम होते हुए दिख रहे हैं। सेकेंडली व्हीकल रेंटल एक्सपेंसेस हैं जो ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये भी शो करता है ये चीज़ कि कंपनी के व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से उनका उस पर रेंटल खर्चा बढ़ा है।
तो एक तरीके से ये अच्छा एस्पेक्ट भी है। मैन पावर एक्सपेंस की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वहाँ पे मैन पावर एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लेबर एक्सपेंसिव होता है। उसी को कंपनी इंप्रूव करती जा रही है ओवर द ईयर्स, और फ्रॉम ऑलमोस्ट 19% ऑफ रेवेन्यू जो एक्सपेंस था मैन पावर पे, वो 12% पे आ गया है कंपनी का। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल डेज की भी बात करें कंपनी की, तो जो कि FY21 में 47 डेज हुआ करते थे, वो कंपनी ने एफिशिएंटली रिड्यूस करके 22 डेज पे ले आए इन Q2 FY25। अब फर्दर इंडस्ट्री कंपैरिजन में एक बार रेवेन्यू, मार्जिन, सेल्स ग्रोथ और एसेट टर्न के फिगर्स पे हम नज़र डालते हैं। रेवेन्यू में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, डिलीवरी इज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग इट्स पीयर्स। मार्जिन, जैसे कि हमने बोला कि करेंटली लास्ट ईयर से ही कंपनी इबिट्टा पॉजिटिव होना स्टार्ट हुई है, तो उनके जो इबिट्टा मार्जिन्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं यहाँ पे बताने के लिए। हालांकि जो पीयर्स के मार्जिन्स हैं जो कि 15% है, कंपनी के मैनेजमेंट का भी यही एम है कि इन फ्यूचर दे विल बी एबल टू अचीव द 15% इबिट्टा मार्जिन्स। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ सबसे बेहतर डिलीवरी की सेल्स ग्रोथ दिखाई देती है। उसका बाद असेट टर्न रेशियो की बात करें तो कंपनी का कम है, बिकॉज कंपनी एक असेट लेड मॉडल पे काम करती है, जिसके कारण उनके पास असेट्स ही कम है। अब बात करते हैं, कंपनी इबिट्टा लेवल पे तो ब्रेक इवन कर ली है, बट क्या फ्यूचर में उनका पाथ रहेगा टू प्रॉफिटेबिलिटी? तो यहाँ पे सबसे पहले दो बातें करनी पड़ेंगी। एक तो अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर आपको वॉल्यूम कैप्चर करनी है और मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो आपको कॉस्ट लीडरशिप अपनानी पड़ेगी, जो कि डिलीवरी ने सबसे पहले इसी पे काम किया। उन्होंने सबसे सस्ते अमाउंट पे अपने लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपनाई। अब जो सेकंड एस्पेक्ट आता है वो आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज, जो कि ये रहेगा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो एफिशिएंसी और लॉजिस्टिक सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये क्या दे सकते हैं? तो ये कुछ तरीके की आप ये मेथ से देख सकते हैं, जैसे रिवर्स शिपमेंट हो गया, सेम डे डिलीवरी, हैवी शिपमेंट्स एंड टियर 2 और रिमोट एरिया शिपमेंट। यहाँ पे अगर डिलीवरी करनी रहती है तो जनरली कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा एक कॉस्टिंग लगती है, बट कंपनी यहाँ पे एक हायर अमाउंट चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर्स से। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे अगर एक नज़र डालें, तो कंपनी के जो केपेक्स प्लान्स हैं वो है 6.5% ऑफ देयर रेवेन्यू, जो कि कंपनी ने बोला है दे विल मोस्टली यूज इन ट्रैक्टर ट्रेलर्स, ऑटोमेशन, फर्नीचर फिक्चर्स फॉर देयर वेयर हाउसेज एंड लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट इनसाइड देयर फैसिलिटीज। अगर कंपनी के कैश पोजीशन पे एक बार नजर डाली जाए, तो कंपनी करेंटली हैज more than 5,500 crores of cash, which puts it in a comfortable position for future acquisitions और infrastructure improvements। उसके बाद थर्ड, अगर कंपनी, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, कंपनी डार्क स्टोर्स और मदर हब्स जो हैं फॉर क्विक कॉमर्स प्लेयर्स, वहाँ पे भी अपना एक पोजीशन बनाना चाहती है, जिसके लिए सबसे फर्स्ट सिटी उन्होंने बैंगलोर प्लान करी है। उसके बाद 6 to 7 कंपनीज में फर्दर एक्सपांशन के उनके प्लान्स हैं। हालांकि कंपनी ने ये साफ बोला है कि वो क्विक कॉमर्स डिलीवरी में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज 10 मिनट डिलीवरी डज नॉट मेक्स बिजनेस सेंस फॉर देम। तो वो वेयर हाउस मैनेजमेंट मोस्टली और वन डे डिलीवरी के ऊपर इन क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के लिए फोकस करेगी। फोर्थली, अगर बात करें तो कंपनी DTDC जैसे बिजनेस, जो कि कस्टमर टू कस्टमर एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस होते हैं, जिसमें सपोज आपको अपने घर से अपने किसी रिलेटिव के घर पे कुछ सामान पार्सल करना है किसी दूसरे शहर में, तो कंपनी उसमें भी एक्सपांशन करने के प्लान्स बना रही है। कंपनी का ये बोलना है कि उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करा है काफ़ी अपने कस्टमर्स के अंडर, तो वो ये सर्विसेज अपने कस्टमर्स को भी देना चाहते हैं। फिफ्थ, अगर बात करें तो कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोला जाता है डिलीवरी वन। ये कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वैल्यू एडेड सर्विसेज और SaaS के तौर पे देना चाहती है। इससे उन कंपनीज की एड्रेस को लेके समस्याएं हल हो सकती हैं, रिटर्न पार्सल्स हल हो सकते हैं, और भी काफ़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज इस ऐप के थ्रू वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पहुंचाना चाहते हैं। कंपनी के वैल्यूएशंस अगर देखें हम, बिकॉज कंपनी रिसेंटली बिटा पॉजिटिव हुई है, तो हमारे पास बस एक एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स का फिगर रह जाता है कंपेयर करने के लिए। तो अगर आप नजर डालें तो डिलीवरी का 3 मीडियर EV बाय सेल्स रेशियो है 3.75, और उनका करंट EV बाय सेल्स रेशियो है 3.02, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी के जो शेयर प्राइस है और उसने काफ़ी डिक्लाइन दिखा है। वहीं अगर ब्लू डार्ट, TCI, VRL के साथ
भी अगर कंपेयर किया जाए तो ब्लू डार्ट के साथ तो हालांकि कंपेरेबल है, बट TCI BRL में काफ़ी ज़्यादा है EV बाय सेल्स डिलीवरी का, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि उनकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स और मार्जिन एफिशिएंसी बाकी प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे एक हायर EV बाय सेल्स दिया जाता है मार्केट में। शेयर होल्डिंग पे अगर एक नज़र डालें हम, तो प्रमोटर्स के पास एज सच बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि जब कंपनी लिस्टेड नहीं थी तो प्रमोटर्स को अपना शेयर काफ़ी डाइल्यूट करना पड़ा था टू रेज फंड्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में प्रमोटर्स का ऐसा मानना था जितना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स हैवी बिजनेस वो शुरुआत में कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसीज वो आगे जाके कंपनी में देख पाएंगे। इस कारण से प्रमोटर्स ने शुरू में काफ़ी अपना स्टेक डाइल्यूट किया है, और DIRs और FIIs का देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग है। अब एक बार कंपनी की प्राइस, शेयर प्राइस चार्ट पे अगर नज़र डाली जाए तो कंपनी एक हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी। सिंस देन कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में -8.5 के रिटर्न्स दिए हैं, और सिंस इंसेप्शन तो कंपनी का शेयर -35% गिर चुका है। इसके मेनली कुछ रीजंस रहे हैं कि एक तो रिसेंटली कंपनी के जो म्यूटेड वॉल्यूम फिगर्स रहे हैं जो कि हमने पहले देखे थे, ये भी एक कारण है। सेकेंडली है कि कंपनी को काफ़ी समय हो गया है लिस्ट हुए हुए, इतने समय बाद अब जो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करे। तो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने देखा कि कंपनी ने रिसेंटली EBITDA ब्रेक इवन किया है, तो यहाँ से अब सिचुएशन बेहतर होती तो डेफिनेटली दिखती है। अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के बारे में बात करिए, जो कि है मिस्टर साहिल बरुआ। वो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रैटेजीज में। आप इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं लॉजिस्टिक सेक्टर की तरफ, और इनका हमेशा से बोलना था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। अब फाइनली इस डिस्कशन को समराइज करने के लिए हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंपनी के देखते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंपनी के न्यूमरस एडवांटेजेस हैं। वन ऑफ देम इज कंपनी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। इस इंटीग्रेटेड सोल्यूशन में उनके पास एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, हैवी गुड्स डिलीवरी, पार्ट ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर पार्सल सर्विसेज, उसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि रिटर्न पार्सल्स, पेमेंट कलेक्शन, प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन, ये सब इंटीग्रेशन होने के कारण कंपनी को काफ़ी फायदे हैं। उसके बाद कंपनी एक असेट लाइट मॉडल यूज़ करती है, जिसके कारण उनकी बैलेंस शीट पे ना ज़्यादा बोरोइंग्स आती हैं और ना ज़्यादा एसेट्स आती हैं। इसके अलावा कंपनी का जो टेक है वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सुपीरियर है, जिसकी वजह से हम जो मार्जिन इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कंपनी के, वो हो पा रहे हैं। उसके बाद कंपनी के पास मोर देन 80 प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस हैं, इन हाउस एप्लीकेशंस हैं, जो कि उसके पूरे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको हेल्प करता है। फिर लास्ट एडवांटेज की तरफ अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा शेयर प्राइस कंपनी के गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान दे। तो यहीं पे कंपनी भी इसी तरफ काम कर रही है, और कंपनी ने काफ़ी क्लियरली अपने कॉन कॉल्स में भी बोला है, रेडी टू फॉरगो नाउ ग्रोथ फॉर बेटर क्लाइंट्स एंड फॉर मोर प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स। अब वहीं अगर कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए, तो कंपनी एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो 20-20 ट्रक्स से अपना काम चला रहे हैं, और जो कि प्राइस कई हद तक गिराने के लिए रेडी हैं जस्ट टू सर्वाइव। उसके बाद अगर कंपनी डाइवर्सिफाई नहीं करती है, सपोज एक्सप्रेस पार्सल का बिजनेस होता है, वो काफ़ी एक सीजनल बिजनेस होता है, तो ये फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी कंपनी देख सकती है अगर कंपनी डाइवर्सिफाई नहीं कर पाती है तो। उसके बाद कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में देखा है कि उन्होंने स्पॉट ऑन का जो एक्विजिशन था वो उनकी को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। तो कंपनी डेफिनेटली आगे भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ देखेगी, बट अगर वो अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तो अगेन दे विल फेस सम इश्यूज। उसके बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी जो बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं वो कैप्टिव लॉजिस्टिक्स की तरफ ज़्यादा देखने लगे हैं आजकल। फॉर एग्जांपल मीशो है, वो भी शुरू में डिलीवरी से काफ़ी डिलीवरीज करवाता था, बट रिसेंटली वो अपने कैप्टिव लॉजिस्टिक्स की तरफ ध्यान देने लगा है। तो फाइनली अगर हम अपना डिस्कशन समराइज करें, तो डिलीवरी डेफिनेटली एक न्यू एज कंपनी है, न्यू एज लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इस लेवल पे किसी कंपनी ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इतना टेक लाना, इतना ऑटोमेशन लाना, इतना रोबोटिक्स लाना अपने वेयर हाउस, और इतना डाइवर्सिफिकेशन लाना, ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। हालांकि डेफिनेटली इस कंपनी में रिस्क है, कंपनी इज
हैज़ बिन अ लॉस मेकिंग कंपनी, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना है तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को अपने रेडार पे रख सकते हैं। सो दिस वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।